नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर का जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है ग्लोबलाइजेशन पॉलिटिकल का। उसमें हम यूनिट 3 का पार्ट बी करेंगे जिसमें हम वैश्विक न्याय के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे पहले प्रस्तावना दे रखी है कि न्याय का संबंध धर्म, नैतिकता, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कानून, राजनीति एवं अर्थशास्त्र इत्यादि से जोड़ा जाता है। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत न्याय के सिद्धांत को एक ऐसे सिद्धांत के रूप में मान्यता प्राप्त होती है जिसमें समानता, स्वतंत्रता आदि सिद्धांतों के मध्य संतुलन और समन्वय हो, अर्थात किसी को इतनी भी स्वतंत्रता ना दी जाए कि वे दूसरों की स्वतंत्रता के लिए खतरा बन जाए, और किसी को इतनी भी समानता ना दी जाए कि कोई दूसरे का अपमान कर ले। आंखों पर पट्टी और हाथ में तराजू लिए न्याय की मूर्ति है दर्शाती कानून के समक्ष सभी समान है। ऐसी समानता किसी भी प्रकार के लिंग, धर्म, जाति, वर्ग, रंग, संपदा आदि की भिन्नता को महत्व नहीं देती है। तो ऐसा आपने कोर्ट इत्यादि में न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या फिर जो भी जितने भी न्यायालय होते हैं उन सब में आपने देखा होगा, जो एक मूर्ति रहती है उसकी आंखों पर पट्टी बंधी रहती है और तराजू, जो प्रतीक है कि वह न्याय की मूर्ति है, और उसकी आंखों पर पट्टी इसलिए बंधी रहती है कि वो किसी में भेदभाव नहीं करती। अब यहाँ से शुरुआत होती है न्याय की अवधारणा की। तो न्याय के लिए अंग्रेजी में शब्द जस्टिस शब्द का उपयोग किया गया है, जो लैटिन के जो भाषा है जस्टिशिया उससे लिया गया है, जिसमें जिस इस प्रकार न्याय की अवधारणा में विविध आदर्शों एवं मूल्यों का समायोजन या समन्वय किया जाता है। इसमें विभिन्न आदर्शों एवं मूल्यों का संयोजन देखते हैं हम किन किन आदर्शों को उसमें लिया जाता है। फ्रांसीसी क्रांति के समय आधुनिक उदारवादी समाज स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को 3 सर्वोच्च मूल्यों के रूप में मान्यता दी। आपको पता होगा जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, जो वहाँ के जो शासक थे उनके खिलाफ हुई थी, लुई सोल्वे के खिलाफ। तो वो आधुनिक उदारवादी समाज, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो 3 मूल्य थे हमारे, जो हमारे संविधान में भी आपने अगर प्रस्तावना पढ़ी हो हमारे संविधान की, तो उसमें भी इन तीनों मूल्यों को लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को। तो ये फ्रांसीसी क्रांति से ही लिए गए हैं। तो ये तीनों आदर्श मानवीय संबंधों की न्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। न्याय का संबंध कानून व्यवस्था तथा सजा देने वाले नियमों की व्याख्या से भी होता है। न्याय एक ऐसी लचीली अवधारणा है जो जन कल्याण के किसी भी धारणा के साथ अनुकूलित की जा सकती है। मतलब इसका जो समन्वय है जन कल्याण से संबंधित जो भी धारणा है उससे किया जा सकता है। न्याय का तात्पर्य है कर्तव्य, परायणता या सद्गुण। न्याय किसी भी उन्नतशील सभ्यता का अनिवार्य अंग होता है। एक गतिशील सभ्यता के रूप में समाज के सदस्यों के अधिकारों का सम्मान करना होता है। आपने देखा होगा कि जो न्याय है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि वह उन्नतशील सभ्यता का अनिवार्य अंग है। और आपने समाज में भी देखा होगा, न्यायालयों में भी देखा होगा कि जो जो न्यायालय का काम है या कानून का काम है, वो किसी भी व्यक्ति को न्याय दिलाने पर ज़्यादा जोर देता है, चाहे वो कैसा भी हो। एक गतिशील सभ्यता के रूप में समाज के सदस्यों के अधिकारों का सम्मान करना होता है, गुणों को पुरस्कृत करना होता है, सदस्यों की आवश्यकताएं पूर्ण करनी होती है, अर्थात सदस्यों के अधिकारों का सम्मान करना। अगर जैसे कि आपने देखा होगा कि गांव में ज़्यादातर जो है वो हर किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं किया जाता है, सबको उनकी जाति के आधार पर विभाजित करके और कई बार उनको उनकी जाति के नाम से ही बुलाया जाता है। लेकिन शहरों में अमीर और गरीब सिर्फ ये 2 वर्गों में ही बटे होते हैं। और शहरों में कई बार इस आधार पर अधिकारों का सम्मान नहीं होता, और गुणों को जो है पुरस्कृत भी करना होता है, क्योंकि अगर किसी ने कोई प्रतियोगिता जीती है, केवल उसे इसी आधार पर अ, केवल उसे उसी क्योंकि उस अगर किसी ने कोई प्रतियोगिता जीती है, लेकिन अगर वह किसी गरीब है या फिर किसी दूसरी कास्ट से बिलोंग करता है, तो हम उसके गुणों को हम उसके गुणों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे पुरस्कृत करना चाहिए। जो भी समाज का चाहे कोई भी सदस्य हो, कोई भी तबका हो या कोई भी वर्ग हो, हमें उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश या पूरा करना चाहिए। न्याय किसी भी सभ्य समाज के लिए अनिवार्य घटक होता है, क्योंकि यदि न्याय व्यवस्था ना हो तो राज्य में व्यापक स्तर पर अव्यवस्था, असुरक्षा एवं जिसकी लाठी उसकी भैंस की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। यदि हम न्याय की गणना एक सद्गुण के रूप में ना करें तो न्याय के 2 सिद्धांतों की
दो सिद्धांत ही शेष रह जाते हैं। दोनों ही स्वभावतः वितरणात्मक है। न्याय में यह सिद्धांत जीवन के श्रेष्ठ तत्वों के वितरण पर आधारित है। यह सिद्धांत किसी समाज विशेष में अथवा अखिल विश्व में अधिकारों, समान विशेष अधिकारों एवं दायित्वों का आवंटन करते हैं। न्याय से अभिप्राय केवल कानून और कानूनी प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं है, अपितु आधुनिक युग में न्याय की धारणा अत्यंत व्यापक हो गया। आपको भी पता होगा कि बहुत सारे जो राजनीतिज्ञ हैं या जो न्याय को जानने वाले हैं, जिन्हें इनकी अच्छी नॉलेज है, विशेषज्ञ हैं जो इसके, उन्होंने न्याय की कई अवधारणाएं आधुनिक समय में प्रस्तुत करते रहे और धीरे धीरे इसमें और भी बदलाव आता रहेगा। अपितु आधुनिक युग में न्याय की अवधारणा अत्यंत व्यापक हो गई है। प्रतिपादन विभिन्न रूपों में व्यक्त होने लगा है। जहाँ परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत न्याय का मुख्य सरोकार व्यक्ति के चरित्र से था, वहीं आधुनिक दृष्टिकोण का मुख्य सरोकार सामाजिक न्याय से है, क्योंकि न्याय का संबंध जो है, न्याय का जो प्रभाव है उसका समाज पर भी पड़ता है। सामाजिक न्याय मुख्यतः समाज के उन वंचित कमजोर वर्गों की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति सुधारने की मांग करता है, जो पीढ़ियों से जीवन के मूलभूत सुविधाओं एवं सुअवसरों से वंचित हैं, जिससे वे वर्ग राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित होकर राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकें। तो जैसे कि यहाँ पे आधुनिक युग में जो न्याय की अवधारणा है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे जैसे लिखा है, अतः आज के युग में न्याय की मुख्य समस्या है कि सामाजिक जीवन के अंतर्गत विभिन्न वर्गों या व्यक्तियों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, सुअवसरों, लाभों, शक्ति के सम्मान के बंटवारे का उचित आधार क्या होना चाहिए। वस्तुतः आधुनिक युग में लोकतांत्रिक संस्थाओं तथा जीवन के मूल्यों के विकास से जन आकांक्षाएं बढ़ी हैं। तो जो लोकतांत्रिक संस्था है उसी के कारण आज लोगों के जो जीवन है उसके मूल्यों का विकास हुआ है, तथा जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रतिबिंब हमें न्याय के आधुनिक दृष्टिकोण में अभिव्यक्त होता है। तो ये जो सामाजिक न्याय की हमने अवधारणा भी पढ़ी, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। न्याय की अवधारणा का विकास किस प्रकार से हुआ। यूनानी दार्शनिकों ने न्याय की अवधारणा को सामाजिक व्यवस्था से संबंधित माना है। यद्यपि न्याय की अवधारणा एवं न्याय का अभिप्राय लोकतांत्रिक एक गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले राष्ट्रों के लिए भिन्न भिन्न थे, परंतु दोनों के लिए इसका संबंध सामाजिक व्यवस्था से था। न्याय के संबंध में विभिन्न जो विद्वान हैं उनके विचार निम्नलिखित है। प्लेटो, इनके बारे में आपने सुना होगा, ये दार्शनिक थे यूनान के। प्लेटो के दर्शन में न्याय के सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी जो पुस्तक है द रिपब्लिक का मुख्य केंद्र बिंदु न्याय की खोज एवं उसका स्थान निर्धारित करना है। प्लेटो की रचना का उपशीर्षक न्याय के संबंध कंसर्निंग जस्टिस है। इससे स्पष्ट होता है कि प्लेटो अपने दर्शन में न्याय के सिद्धांत पर कितना महत्व देते हैं। प्लेटो के मतानुसार न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानव स्वभाव की प्रकृति का भाग है। तृष्णा, जिसके अंतर्गत जो मानव आत्मा के इन्होंने 3 प्रमुख तत्व बताए हैं व्यक्तिगत न्याय के संदर्भ में। तृष्णा, साहस व विवेक। व्यक्ति की आत्मा के तीनों गुणों में सामंजस्य ही न्याय है, अथवा तृष्णा, साहस व विवेक में जो सामंजस्य है उसे ही न्याय कहा जाता है। इन तीनों तत्वों की प्रधानता के अनुसार समाज में 3 वर्ग, दार्शनिक शासक वर्ग यानी कि विवेक, सैनिक वर्ग यानी कि साहस, और उत्पादक वर्ग यानी कि तृष्णा रहने चाहिए। यह प्लेटो के अनुसार समाज के तीनों वर्गों द्वारा अपने कर्तव्य को निष्पादन करना, दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप न करना सामाजिक न्याय कहलाता है। तो उस समय के अनुसार जो प्लेटो का जो सिद्धांत है वह हमें बताता है कि सबको अपने अपने कार्य करने चाहिए और किसी को भी किसी अन्य के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के जो सदस्य चुने जाने होते थे उसको लेकर जो केंद्र सरकार है, जो संसद है, उसने उसमें हस्तक्षेप करना चालू कर दिया है। जो जुडिशियल सिस्टम है उसको चेंज करने की कोशिश की है, जिसका जो सर्वोच्च न्यायालय उसके द्वारा विरोध भी किया जाता रहा है। इस प्रकार
हम कह सकते हैं कि प्लेटो का न्याय का सिद्धांत कानूनी सिद्धांत ना होकर नैतिकता से संबंधित है। आपने इसमें देखा हो कहीं पे कोई भी नियम इत्यादि नहीं है, बस इसमें बोला है कि सबको अपनी नैतिकता के अनुसार कार्य करना चाहिए। मतलब मुझ में इतनी समझ है कि मैं आपके कार्य में जो है दखल ना दूं, आप मेरे कार्य में दखल ना दें, ये नैतिकता के अनुसार हो सकता है। क्योंकि अगर आप किसी को किसी नियम में बांध के रखेंगे, लेकिन अगर उसमें नैतिकता नहीं होगी तो वो तभी हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगा। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है मनुष्य की अपने उन सभी कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करना जिनका पालन समाज के प्रयोजनों की दृष्टि से किया जाना चाहिए। अब हमने प्लेटो के बारे में पढ़ा, अब एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु का नाम आपने सुना होगा। जो पॉलिटिकल से रिलेटेड स्टूडेंट्स उन्होंने तो ज़रूर ही सुना होगा इनके बारे में। अरस्तु तात्विक न्याय के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक हैं। अरस्तु के मतानुसार न्याय का आधार समय की भावना है। राजनीतिक विज्ञान जनक अरस्तु ने अनेक ग्रंथ, एथिक्स, ये भी नैतिकता से संबंधित है, नैतिकता ही कहा जाएगा एथिक्स को, में न्याय संबंधी सिद्धांतों को राज्य के लिए महत्वपूर्ण माना है। अरस्तु का मत है कि न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है। अरस्तु ने न्याय को दो भागों में विभाजित किया है, पहला है सामान्य न्याय, दूसरा विशेष न्याय। अरस्तु ने मतलब तात्विक न्याय को इसमें ज़्यादा महत्व दिया है, और इन्होंने यहाँ पे बता रखा है अपने जो इनके अनुसार न्याय को इन्होंने दो भागों में विभाजित किया, एक विशेष न्याय और एक सामान्य न्याय। सामान्य न्याय के अनुसार सामाजिक नैतिकता से है। अरस्तु ने सामान्य न्याय के लिए संपूर्णता, साधुता शब्द प्रयोग किया है। सामान्य न्याय से उनका आशय पड़ोसी के प्रति किए जाने वाले भलाई के सभी कार्यों से, अच्छाई के सभी कार्यों, सभी सद्गुणों को ही अरस्तु सामान्य न्याय समझता है। अर्थात हमें एक दूसरे के प्रति किस प्रकार का कार्य करना चाहिए हमारी नैतिकता के अनुसार, या जो इसे सामाजिक नैतिकता का नाम दिया है अरस्तु ने, जैसे हमारे सद्गुणों को ही अरस्तु ने सामान्य न्याय समझा है। विशेष न्याय मनुष्य को अन्य मनुष्य के साथ उचित एवं समान व्यवहार करने की प्रेरणा देता है। इस न्याय को वह अनुपातिक समानता के अर्थ में लेते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जिस व्यक्ति को जो मिलना चाहिए उसकी प्राप्ति इसी कोटि में होती है। विशेष न्याय को उन्होंने पुनः दो भागों में विभाजित किया है, संशोधनात्मक या सुधारात्मक उपाय आप इसे कह सकते हैं, और एक है वितरणात्मक न्याय। तो जैसे कि विशेष न्याय में मनुष्य के साथ उचित एवं समान व्यवहार करने की प्रेरणा दी गई है। मतलब ये सामान्य न्याय से थोड़ा अलग है। इसमें भला नैतिकता को ना ध्यान दे करके इसमें उचित एवं समान व्यवहार, मतलब इसमें कार्य में हस्तक्षेप को की बात नहीं की गई है। इसका अभिप्राय यह है कि जिस व्यक्ति को जो मिलना चाहिए उसकी प्राप्ति इसी कोटि में आती है। संशोधनात्मक या सुधारात्मक न्याय जिसे हम कहते हैं का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के पारस्परिक संबंधों के नियमित और नियंत्रित करना है। राज्य के विभिन्न सदस्यों के पारस्परिक संबंधों में होने वाले दोषों को ठीक करके उनमें यह संशोधन करता है। और इसमें भी इन्होंने इसके दो प्रकार बताए हैं। ऐच्छिक, यह विभिन्न संधि समझौते के द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से करता है। मतलब जैसे किसी जमीन पे वाद विवाद है तो वो आराम से आपस में निपटा सकते हैं किसी भी समझौते के द्वारा। इन्हें उल्लंघन करने पर न्यायालय में ठीक किया जा सकता है। ऐच्छिक, अनैच्छिक, जब कोई नागरिक किसी दूसरे को हानि या कष्ट पहुंचाने का प्रयास करता है तो राज्य पीड़ित व्यक्ति की सुनवाई करता है और दोषी को दंडित करता है। अरस्तु के संशोधनात्मक न्याय के द्वारा राज्य का वह सामंजस्य पुनः स्थापित हो जाता है जो नागरिकों के गलत आचरण के कारण बिगड़ जाता है। मतलब इस जो अरस्तु का संशोधनात्मक न्याय है उसके द्वारा अगर कोई व्यक्ति राज्य में असंतुलन या गलत आचरण करके कोई किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने की कोशिश करते है किसी अन्य व्यक्ति को, तो राज्य उसका निवारण करता है और उसको दंड देता है, और जिससे वह सामंजस्य या समानता की पुनः प्राप्ति कर लेता है। वितरणात्मक न्याय से अभिप्राय उस सम्मान या धन संपदा के वितरण से, जैसे जिसे हम बोलते हैं
आय का विभाजन या आय का वितरण जो हम कहते हैं, जो प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक समुदाय में उसका उचित स्थान दिलाता है। इस वितरण का संबंध राज्य के नागरिकों के पद, सम्मान या पुरस्कार के वितरण से है। यह अवधारणा प्राचीन के यूनान के स्टोइक दर्शन के माध्यम से रोम के न्यायशास्त्र के अंतर्गत विकसित हुई। जो यहाँ पे जितने भी बातें अरस्तु ने अपने न्याय के बारे में बताई थी, और जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि तत्पश्चात मध्यकाल में कैथोलिक चर्च ने ईश्वर को प्राकृतिक कानून का स्रोत स्वीकार किया। इसका पता लगाने के लिए मनुष्य को अपनी तार्किकता का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें उसकी दिव्य शक्ति निहित है। आधुनिक युग के आरंभ में सामाजिक अनुबंधवादियों ने प्राकृतिक दशा का संबंध प्राकृतिक कानून से जोड़ा। इसमें जो आधुनिक युग के सामाजिक अनुबंधवादी थे, उनके अनुसार जो प्राकृतिक दशा है उसका संबंध ही प्राकृतिक कानून से होता है। जैसे कि आपने देखा जंगल में जो जीव जंतु है, उनके अनुसार जो जंगल का एक कानून है कि एक को जीवित रहने के लिए दूसरे को मरना ही पड़ता है, तो ये प्राकृतिक कानून होता है। लेकिन आधुनिक समय में यह कानून उतनी अच्छी प्रकार से लागू नहीं होता। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे आधुनिक युग में न्याय। ये तो हमने पहले जो प्राचीन समय में था उसके बारे में पढ़ा। आधुनिक ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की कड़ी आलोचना करते हुए इनके स्थान को उपयोगितावादी के सिद्धांत से प्रस्थापित करने का प्रयास किया। फिर उपयोगितावाद के प्रवर्तक जेरिम बेंथम ने डेविड ह्यूम की वैचारिक परंपरा को विस्तार करते हुए घोषणा की कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही न्याय कहलाता है। मतलब इनके अनुसार जो न्याय का मतलब कि जो सिद्धांत है, इसमें अधिकतम लोग जो है अधिकतम सुख की प्राप्ति कर सके, न्याय एवं उचित एवं अनुचित का मापदंड है। इसमें जॉन स्टुअर्ट मिल, जे.एस. मिल, जिन्हें आप उस नाम से जानते हो, इनके बारे में आपने पहले सेमेस्टर्स में भी पढ़ा होगा। ये न्याय को सामाजिक उपयोगिता का प्रमुख घटक मानते हुए तर्क दे कि मनुष्य अपने लिए सुरक्षा की कामना करते हैं, इसलिए वे ऐसे नैतिक नियम स्वीकार कर लेते हैं जिनसे दूसरे भी वैसी ही सुरक्षा अनुभव कर सकें। अतः उपयोगिता ही न्याय की अवधारणा का मूल मंत्र है। समकालीन समय में न्याय के संबंध में ऐसे सिद्धांत को स्वीकार किया जा रहा है। वैश्विक न्याय की हम बात कर लेते हैं। इसमें आधुनिक युग के आरंभ से लेकर 21वीं सदी की जो संपूर्ण अवधि में न्याय की अवधारणा में रुचि रखने वाले राजनीतिक चिंतक थे, ने प्रमुखता से केवल राष्ट्र के अंदर राष्ट्रीय मुद्दे और सामंजस्य पर विचार किया। मतलब 21वीं शताब्दी के अंदर जितने भी राजनीतिक चिंतक थे, उन्होंने केवल राष्ट्र के अंदर एवं राष्ट्रीय मुद्दों या समस्याओं पर ही विचार किया कि मतलब कि राज्य के अंदर जो नागरिक है उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, और नागरिकों के परस्पर संबंध के बीच जो न्याय एक गौण विषय था, जिसे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नागरिकों के परस्पर संबंध क्या है, कैसे होने चाहिए। परस्पर प्रभु सत्ताधारी राज्यों के मध्य अथवा सीमाओं के पार व्यक्तियों के बीच न्याय एक गौण विषय था। जो मतलब जो सत्ताधारी थे राज्यों के अंतर्गत, उनके बीच में जो न्याय था वो एक गौण विषय था, छोटा सा विषय था, जिन्हें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतकारों हेतु छोड़ा था। 1980 के पश्चात वैश्विक न्याय समकालीन राजनीति दर्शन का महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। वैश्विक न्याय की अवधारणा मुख्यतः तीन संबंधित मुद्दों वितरणात्मक न्याय, नैतिक सार्वभौमिकता और के इर्द गिर्द घूमती है। वितरणात्मक न्याय का मुद्दा धन, संपदा तथा संसाधनों के वितरण पर न्यायोचित प्रक्रिया से संबंधित है। हमारे देश में गरीबी तो ऐसे में क्या गरीबों की सहायता करना पूंजीपतियों का कर्तव्य है, या सहायता की भावना परोपकार और दान तक आकर रुक जाती है, नैतिक दृष्टि से ऐसा जरूरी है। इसके अलावा वैश्विक राजनीतिक आर्थिक संस्था जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन जो है वैश्विक न्याय के आदर्श को प्राप्त करने में उत्तम सिद्ध होंगे।
अब तक स्वतंत्रता, समानता और न्याय अधिकार जैसे मुद्दे निश्चित भूसीमा के अंदर राष्ट्र राज्यों के अधिकार क्षेत्र में थे, लेकिन वैश्वीकरण के कारण अब यह धारणा खुली चुनौती प्रदान करती है। आज सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि पश्चिम के समृद्ध देशों को विकासशील और अविकसित देशों के उपेक्षित वर्गों, संस्कृतियों और कुप्रथाओं पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ प्राकृतिक या मानवीय संसाधनों के दोहन तक स्वयं को सीमित रखना चाहिए। अर्थात जैसे कि आपने जो भारत में शासन था जब ब्रिटेन का, तब आपने कई बार यह सुना होगा कि जो भारत में कुप्रथाएं थी उसका या जो भारत में अशिक्षा थी उसके कारण जो ब्रिटेन की जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, वे खर्च नहीं करती थी उस पे, बल्कि उसके सुधार के लिए उसने ज़्यादा कोई उपाय नहीं करे। हाँ, थोड़े बहुत कानून उन्होंने बनाए स्त्री शिक्षा से रिलेटेड, स्त्री के विवाह से रिलेटेड और सती प्रथा से रिलेटेड, लेकिन जो इन्होंने दोहन जो था हमारे प्राकृतिक संसाधनों का और मानवीय संसाधनों का, उन्होंने बहुत ज़्यादा अधिक करा था। तो यही यहाँ पे बात बताई जा रही है कि यह नैतिकता से संबंधित है कि नहीं। वैश्विक न्याय की परियोजना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी संभव है, इस संदर्भ के अंतर्गत मुख्यतः पांच उपागम आते हैं। पांच जो इसमें दृष्टिकोण आते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। पहला है राष्ट्रवाद, दूसरा यथार्थवाद, तीसरा है विशिष्टतावाद और चौथा विश्व बंधुत्ववाद एवं राज्यों की समाज परंपरा। प्रथम, राष्ट्रवाद में यह भावना आरंभ से ही समाहित रही है कि राष्ट्र के अंदर व बाहर नैतिक कर्तव्यों में क्या अंतर होता है। उदाहरण स्वरूप, किसी राज्य के निवासियों को ही उस राज्य के कल्याणकारी लाभ प्राप्त होते हैं। इस प्रकार राज्य के दुखी नागरिकों की मदद करना राज्य नैतिक कर्तव्य होता है। परंतु वितरणात्मक न्याय का मुद्दा देश के अंदर निवासियों के संदर्भ में भी होता है। आपने देखा होगा कि जो कई राज्य हैं अपने भारत में ही ले लीजिए, जैसे तमिलनाडु, केरल या मुंबई इत्यादि जो राज्य हैं, वे समय समय पर अपने जो राज्य के निवासी हैं उनके लिए पॉलिसीज़ लाते रहते हैं ताकि उनको उनसे ज़्यादा लाभ मिले। और लेकिन जो वितरणात्मक न्याय के संबंध में, ये तो इनका हो गया कि इन्होंने अपने राज्य के लिए नैतिक कर्तव्य जो था उन्होंने इसको निभाया, लेकिन वितरणात्मक न्याय में यह मुद्दा देश के अंदर निवासियों के संदर्भ में भी हो जाते कि मतलब एक देश का एक मतलब पूरे देश में एक ही एकल नागरिकता है हमारे पूरे देश में, तो भेदभाव नहीं कर सकता कोई भी राज्य दूसरे राज्य के व्यक्ति के साथ, क्योंकि वो तो केवल दूसरे राज्य का निवासी है, लेकिन है तो दोनों ही भारतीय हैं, इसलिए उसमें समानता देखी जानी चाहिए राज्य द्वारा। द्वितीय, जैसे कि यहाँ पे हमने यथार्थवाद के बारे में भी देखा था, जो द्वितीय स्थान पे था। मार्गेन थाउ के आपने विचार देखे होंगे, केनेथ वॉल्स के बारे में आपने सुना होगा। जैसे यथार्थवादियों का मत था कि वैश्विक न्याय जैसी कोई धारणा नहीं है, उन्होंने माना कर दिया। वर्तमान युग में राज्य एक अच्छा नायक है जो सदैव अपने हितों को सुरक्षित करते हैं। किसी गरीब देश के लोगों की मदद करना जब तक कोई कर्तव्य नजर नहीं आता, तब तक उस देश के विशेष के सामरिक हित को आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो इनके अनुसार जो यथार्थवाद मतलब कि ये प्रैक्टिकल होकर, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं। इनके अनुसार वैश्विक न्याय कुछ है ही नहीं, एक राज्य को केवल अपने से मतलब रखना चाहिए और दूसरे राज्य में तब तक इसे दखल नहीं देना चाहिए जब तक उसके सामरिक हित उसमें ना हो। तृतीय, जो इसमें हमने मापदंड उपागम अभी इसमें देखा था, विशिष्टतावाद। विशिष्टतावादियों के मतानुसार या उनके अनुसार किसी भी तरह के नैतिक मापदंड मिली जुली परंपराओं से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर एक समाज के अपने अपने मापदंड होते हैं और उसके अंदर रहने वाले निवासी इसके प्रति बाध्य होते हैं। मतलब जैसे आपने देखा होगा, हम अलग अलग जगह की अलग अलग परिस्थिति होती है और हर समाज के अपने अपने मापदंड होते हैं या अपने अपनी उनकी न्याय की अवधारणाएं होती हैं और उसके रहने वाले निवासी उसके प्रति बाध्य होते हैं। जैसे अपने गाँव में देखा होगा कि जो छोटी जाति के लोग होते हैं वो बड़ी जाति के लोगों के साथ उठते बैठते नहीं है। मतलब अगर उनके सामने आएंगे तो सर झुका रहेगा उनका, और अगर वो बैठने कहेंगे तो वो जो ऊंची जाति का व्यक्ति है
जो उसने मान रखा है स्वयं को ऊंची जाति का, वह जो कुर्सी पर बैठेगा, और जो छोटी जाति का व्यक्ति है वह ज़मीन पे बैठेगा, चाहे ज़मीन कितनी ही गंदी क्यों ना हो रखी हो, और वो उनके घर के अंदर नहीं आ सकते हैं इत्यादि। जो मतलब कि, और अगर आप दूसरा व्यक्ति कोई उस गांव में जाकर के इसका विरोध करता है तो पूरे गांव वाले मिलकर के उसका विरोध करते हैं। चाहे वो छोटी जाति का हो, ऊंची जाति का हो, छोटी जाति वाला यह कहकर उसका विरोध कर सकता है कि अ, यह परिस्थितियां तो प्राचीन समय से ही हैं, हमारे दादा परदादा ऐसे ही करते आए हैं और हम इसके प्रति बाध्य हैं। और जो ऊंची जाति के लोग हैं वो कहते हैं कि यह संतुलन है, इसको बनाए रखना आवश्यक है। इस प्रकार से वो आपका विरोध कर सकते हैं। तो यहाँ पे विशिष्टवादियों ने यही बताया है कि हर किसी समाज के अपने अपने मापदंड होते हैं। समुदायवादियों का मत है कि राज्य की सीमाओं में ढिलाई बढ़ते जाने से बेरोजगारी, शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य, आवास पर दबाव बढ़ता है। अर्थात मतलब अगर आप जो समुदायवादी, जो एक समुदाय, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि जो समुदाय में रहना ज़्यादा, समुदाय को ज़्यादा महत्व देते हैं, उनके अनुसार अगर राज्य अपनी सीमाओं में ढिलाई बरतता है तो उससे दूसरे जो राज्य के लोग हैं वो राज्य में मतलब कि अगर दो राज्य हैं ए और बी, अगर ए राज्य अपनी सीमाओं में मतलब कि छूट देता है लोगों को आने की बी राज्य से, तो बी राज्य के जो लोग अगर ए राज्य में आएंगे तो जिसके कारण ए राज्य के लोग बेरोजगार होंगे, शिक्षा पर दबाव बढ़ेगा, स्वास्थ्य पर दबाव बढ़ेगा, परिवहन पर दबाव बढ़ेगा, आवास पर दबाव बढ़ता है अगर बी राज्य के लोग ए राज्य में आते हैं तो, जिसके परिणाम स्वरूप अलगाववाद, कट्टरवाद, जन कल्याण को अवरुद्ध करने जैसी स्थितियां गंभीर समस्याओं के रूप में आती हैं। जिससे परिणाम स्वरूप सुरक्षा निर्णय की क्षमता में भी कमी आती है। चतुर्थ, विश्व बंधुत्ववादियों के अनुसार नैतिकता एक सार्वभौमिक सत्य है। सभी लोग परस्पर साथ ही संबंधी होने के कारण ही बल्कि मानव होने के आधार पर व्यापक न्याय की जो अवधारणा है उसके अंतर्गत आते हैं। तो हम इसमें वैश्विक न्याय के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। तो इसके अंतर्गत वैश्विक न्याय के अंतर्गत जो 5 उपागम में पढ़े उसमें से अब हम पंचम उपागम, जो 5वां उपागम है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि राज्यों की समाज परंपरा में राज्यों को एक विशिष्ट व्यक्तिगत इकाई के रूप में माना जाता है जो कि अपने साझे हितों, नैतिक नियमों पर परस्पर सहमति करते हैं। मतलब राज्यों की सामाजिक परंपरा में जो एक राज्य है उसको एक विशिष्ट व्यक्तिगत इकाई के रूप में माना जाता है। रॉल्स की, जो आपने जॉन रॉल्स का नाम सुना होगा, ने अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ पीपल्स में वैश्विक न्याय की धारणा को अपनी पहली पुस्तक थ्योरी ऑफ जस्टिस से आगे बढ़ाया है। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों द्वारा एक ऐसी व्यवस्था का चयन किया जाए जिसमें किसी को यह ज्ञात नहीं होगा कि वे किसका किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। रॉल्स का मानना है कि विश्व बंधुत्व के समर्थक सभी व्यक्ति एक दूसरे के साथ मनुष्य होने के कारण न्याय की धारणा में सम्मिलित होते हैं, न कि एक जैसी जाति, धर्म या वर्ग के कारण। तो उनके अनुसार उनका कहना था कि सभी व्यक्ति मनुष्य होने के कारण ही न्याय की धारणा में सम्मिलित होते हैं, ना कि एक जाति, धर्म या वर्ग के कारण। आपने देखा होगा कि लोग धर्म, जाति और वर्ग के आधार पर ज़्यादा भेदभाव करते हैं, हालांकि उन्हें समझना चाहिए कि हर व्यक्ति, सभी लोग समान है क्योंकि सभी लोगों को जीने का अधिकार है, क्योंकि वे सभी मनुष्य हैं। और हमें मनुष्य ही नहीं, हर जीव, जो जीवित जीव जंतु है, उन सबको जीने का अधिकार है, उन सबके पास अपने अधिकार है, हमें उनके अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। रॉल्स के न्याय का मुख्य लक्ष्य एक ऐसे सिद्धांत को निर्मित करना था जो मर्यादित व अमर्यादित पर समान रूप से लागू हो सके। रॉल्स के अनुसार रॉल्स के जो अनुसार है, उदारवादी लोगों को ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए जो अपने नागरिकों को भले ही पूर्ण राजनीतिक समानता ना देते हों पर कुछ नीतियों पर उनकी सलाह अवश्य लेते हैं और उन्हें स्वतंत्रता, समानता, जीवन जैसे अधिकारों की गारंटी देते हैं। इनके मतलब कि ये ऐसे उदारवादी लोगों का सम्मान करने के पक्ष में थे जो जो भले ही अपने नागरिकों को पूर्ण रूप से राजनीतिक समानता ना देते हों
लेकिन उनसे जैसे किसी विषय पर जैसे एक गांव है, उसमें ऊंचे ऊंचे वर्ग के 4-5 लोग हैं, 10 लोग हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे लोग हैं। अब उनको क्या करना है, अपने गांव में एक सड़क बनानी है। तो वे क्या करेंगे, इस जो रॉल्स ने जो अभी उदारवादी लोगों के सम्मान के बारे में बताया, उनके सिद्धांत के अनुसार ये कहना चाहते हैं कि जब सड़क बनेगी तो जो अमीर लोग हैं वे उन गरीबों से भी पूछेंगे उस सवाल की किस प्रकार से कहाँ कहाँ से सड़क होकर गुजरनी चाहिए, क्या उनको किसी और सुविधा की आवश्यकता है या नहीं। वो पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देते, लेकिन कुछ कुछ उन्होंने स्वतंत्रता समानता दी है, ताकि भेदभाव ज़्यादा ना बढ़े। और वैश्विक न्याय वरदान है या अभिशाप, इस संदर्भ में लोगों के बीच काफी गलत अवधारणा है। इस विषय में अमर्त्य सेन का मत है। अमर्त्य सेन जो अर्थशास्त्री थे, आपने उनके बारे में भी 11वीं क्लास 12th क्लास इन सब क्लासों में सुना होगा। इसकी अच्छाई और बुराई की तरफ ध्यान देते हुए उसकी आवश्यकता के बारे में जरूर सोचना चाहिए। वैश्विक न्याय के अंतर्गत उचित न्याय एवं अवसरों के और अधिक उचित वितरण के स्थान पर एक संशोधित वैश्विक व्यवस्था का प्रयास होना चाहिए। मतलब वैश्विक न्याय के अंतर्गत उचित न्याय एवं अवसरों के और अधिक उचित वितरण के स्थान पर एक संशोधित वैश्विक व्यवस्था जिसमें सब समान हो इत्यादि एक व्यवस्था बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अमर्त्य सेन वैश्वीकरण की सामाजिक विचारधारा में बदलाव करके वैश्विक पुनः वितरण न्याय की चर्चा करते हैं। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में वैश्विक न्याय प्राप्त करने के संदर्भ में विचार प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय निगमों के लिए वैश्विक संचार संहिता हो, जिससे पर्यावरण तथा श्रम से संबंधित कायदे कानून का पालन हो सके। विश्व व्यापार संगठन के लिए एक अधिकार विरोधी शक्ति सहित नए कायदे कानूनों को लाया जाए। वैश्विक केंद्रीय बैंकिंग गरीब देशों को ऋण देने व वित्तीय बाजारों को नियमित करने में उनकी सहायता करे। कई गैर सरकारी संस्थाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रयासरत है, परंतु ऐसा तभी संभव हो सकता है जब ये संस्थाएं तानाशाहपूर्ण रवैये छोड़कर लोकतांत्रिक स्तर पर काम करें। इस तरह वे राज्य जो वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत के साथ जुड़ना चाहते हैं, वे अपनी प्रभुसत्ता का बलिदान करने के तैयार हैं। मतलब इसमें सब बातें बताई जा रही कि क्या क्या आवश्यक हमें वैश्विक न्याय की प्राप्ति करने के लिए। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में न्याय को राष्ट्र राज्यों की सीमाओं से बाहर निकालकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक पहुंचा दिया है। राष्ट्र राज्य किस पद्धति से अपना नागरिकों को न्याय प्रदान करते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं। ये बेशक सरल ही परंतु वैश्विक न्याय के रास्ते पर किया जाए, यह भी सबसे बड़ा सवाल होता है, जिसके अंतर्गत विकासशील देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति निर्माण में हिस्सेदारी में वृद्धि आवश्यक है। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैश्विक न्याय के लिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता है। और फिर यहाँ पे विकासशील देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति निर्माण में हिस्सेदारी में वृद्धि में ये तीनों चीज़ें जो हमने अभी पढ़ी वो आवश्यक हैं, सामाजिक समानता इत्यादि जो भी, और राजनीतिक। वास्तव में वैश्विक न्याय हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। ऐसे में यदि राष्ट्र राज्य अपनी प्रभुसत्ता का त्याग कर दे तो निश्चय ही वस्तु के आवंटन की संभावना बनी रहेगी। तो यहाँ पे ये सब हमने बात पढ़ी वैश्विक न्याय के संबंध में, ये निष्कर्ष है। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको, इसके बारे में बताएं। और अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला हो या कुछ समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर किसी को इसकी आवश्यकता है इस वीडियो की तो कृपया कर उसे साझा करें। धन्यवाद।